नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज सुंडा जी की जो बुक है। इसी बुक का जो मैं एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं। पहले तो मैंने इस बुक को पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पर। टोटल 183 लेक्चर में मैंने इस पूरी बुक को पढ़ा दिया है। हम यहाँ पर नई सीरीज स्टार्ट किए हैं और वो जो नई सीरीज है उसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। एक तरीके से ऐसे समझो कि अगर आपने बुक पढ़ रखा है या फिर 183 लेक्चर ये वाले जो हैं इनको आपने देख रखा है, तो यहाँ पर आप एक तरीके से समझो कि उसका रिवीजन होने वाला है। आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है। तो आज हमारी इस सीरीज का ये 6वां लेक्चर है। इस तरीके से मेरी जो ये सीरीज चल रही है ये आपको रोज सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है। मैं लाइव क्लास नहीं लेता क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन है। क्योंकि मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ उसको कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को वीडियो फिक्स टाइम पर दे सकूं इसलिए मैं लाइव नहीं आता। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर वो एक समय पर अपलोड कर देता हूँ, तो जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे क्योंकि मुझे और ढेर सारे काम होते हैं। तो मैं यहाँ पर पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स को आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और साथ में यहाँ पर मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। और इस पीडीएफ नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पीडीएफ नोट्स जो आपको मिलेगा ये बाइलिंगुअल मिलेगा। बोले तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए इसको 2 भाषाओं में बनाया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपए का पेमेंट करके खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स में कैसे जुड़ना है, क्या-क्या जानकारी है, कोर्स में पैसा देने के बाद, परचेज़ करने के बाद किस तरीके से आपको वीडियो प्राप्त होगी, किस तरीके से नोट्स मिलेगा, इन तमाम तरीके की जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, क्वेश्चन है, और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द नेशनल जीन बैंक। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए वीडियो को रोक लो, वीडियो को पुश करो और पुश करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको पॉज करने के बाद फिर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो। इसके बाद फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो कि मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। फिर आप देखना, चेक करना कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है कि गलत हुआ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नेशनल जीन बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर कंजर्विंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज was established एट न्यू दिल्ली इन। कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल जीन बैंक है इसको दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कब किया गया था। तो अगर हम बात करें नेशनल जीन बैंक की, तो नेशनल जीन बैंक जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। कब किया गया था इसको? 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या था, ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है कि जो हमारी ढेर सारी वेराइटीज होती हैं, जैसे हम नई नई वेराइटीज डेवलप करते जाते हैं, तो हमारी जो पुरानी जो ट्रेडिशनल वैरायटी हुआ करती थी, जैसे आज से 400-500 साल पहले जो हमारी वैरायटी हुआ करती थी, जो प्राकृतिक तौर पर वो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे खेतों में उगा करती थी, धीरे-धीरे जब हम नई वैरायटी डेवलप करने लगते हैं, तो हम पुरानी जो हमारी किस्में हैं, उनकी खेती करना बंद कर देते हैं। इससे समस्या क्या आती है कि धीरे-धीरे वो जो पुरानी वैरायटी था, उसका जो एक्चुअल सीड मिला करता था, वो सीड एक समय पर जाके विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी खेती कोई करेगा नहीं। अब आने वाले फ्यूचर में मान लो कि हमने जो वैरायटी डेवलप करी है, तो वैरायटी जब हम डेवलप करते हैं तो वो उसमें थोड़ा-सा जीन में थोड़ा-सा एडिटिंग करते हैं, जीन में थोड़ा-सा परिवर्तन करके जीन प्लांट ब्रीडिंग की मदद से हम नई वैरायटी डेवलप करते हैं। अब मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा कर दिया, और ऐसा कर देने के बाद जो वैरायटी डेवलप हुई, उसके अंदर आगे चलकर किसी तरीके से कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, और वो जो चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ढेर सारी खामियां आ गई, और उसको जो खाने वाले लोग थे उन पर काफी ज्यादा वो हानिकारक प्रभाव देने लगा। तो इस कंडीशन में हम पीछे जाएंगे कैसे? इस कंडीशन में हमको पीछे जाना होगा, जहां से हमने बिगाड़ा है वहां से शुरू करने के लिए। तो पीछे हम कहाँ तक जा सकते हैं? हमको पीछे जाते जाएँगे, हो सकता है कि हमको 200-300 जो वैरायटी है उनमें ना मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पीछे चले जाएँगे जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू ही नहीं करी थी। यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी हुआ करती थी, जो प्रकृति में ऐसे ही पाई जाती थी, जंगली वैरायटी इस टाइप की, वहाँ तक हम पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नई वैरायटी डेवलप करेंगे। यानी कि जो हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए, जो अगर किसी बायोडायवर्सिटी की वजह से या किसी तरीके की म्यूटेशन हो जाने की वजह से
अगर कोई हमारी फसल खराब हो रही है, तो उसको हम किस तरीके से सही करेंगे, इसके लिए एक जीन बैंक बनाया गया है। वहाँ पर तमाम प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं, उनके हर तरीके की सीड, चाहे वो कोई नई वैरायटी है या पुरानी सी पुरानी वैरायटी 400 साल, 500 साल पुरानी जो वैरायटी है, उन सभी वैराइटीज़ को एक साथ वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। उनके सीड्स को और उनकी जो वैराइटीज़ हैं, अगर उनको हम ग्रो करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से उसको स्टोर करके रखा जाता है कि जिससे वो वैराइटीज़ ज़िंदा रहें और आगे हमको रिसर्च करने में काम आए। तो अगर हम बात करें नेशनल जीन बैंक की, तो नेशनल जीन बैंक जो है, इसी को कहा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एनबीपीजीआर कहते हैं, एनबीपीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पर है? ये हमारा नई दिल्ली में है। समझ गए यहाँ तक बात? तो इसका काम क्या है? इसका सीधा-सीधा काम ये है कि अगर कोई चीज़ हम बिगाड़ने लगे, कोई चीज़ में चेंज करते गए और वो चीज़ चेंज करते-करते ना चाहते हुए भी हमने उसमें कुछ ऐसे तरीके के चेंज कर दिए, जिससे वो खराब हो गई। जैसे मान लो हम धान की खेती का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो धान की कुछ ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हुआ करती थी, उसको हमने चेंज किया और चेंज करते-करते अब हम इस समय पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो हम धान की वैराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, मान लो उसमें किसी तरीके से नेचुरली कोई प्रॉब्लम हो गया, यानी कि नेचुरली कोई तरीके का म्यूटेशन हो गया और उसमें कोई ऐसा ज़हर बन गया नेचुरल तरीके से, उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होके अपने आप ही, जिससे वो अगर वो चावल कोई खाएगा तो मर जाएगा। मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो अब क्या किया जाएगा? इस जो ये बदलाव हुआ है, जो ज़हर बनने लगा है, उसको हम चेंज कैसे करेंगे? उसको चेंज करेंगे कहाँ से? जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी हुआ करती थी, वहाँ से उसको क्रॉस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई जिससे हम ये अ, इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि ज़हर बनने लगता है, लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है कि वो हमारे ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, हमको डिज़ायरेबल करैक्टर नहीं मिल पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए हम एक पुराने जो वैराइटीज़ होती हैं, उसको हम स्टोर करके रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेशनल जीन बैंक काम कैसे करता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1996 हुआ करता था। समझ गए? अगला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज दीज फ्लैगशिप मिशन लॉन्च इन द मिड 20s 2000 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कह रहा है कि सन 2000 से लेके और 2010 के बीच में, सन 2000 से लेके 2010 के बीच में इनमें से जो 3 ये स्कीम चलाई गई थी, फ्लैगशिप मिशन जो थे, इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है कि पहले कौन-सी, फिर कौन-सी, फिर कौन-सी। तो इसको आप ध्यान से देखो, एनालाइज़ करो और इसका आंसर बताओ। मैं आप लोगों को आंसर इसका बताता हूँ। ध्यान से समझना कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ये नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2005 में। 2005 में कौन से महीने में? इसको मई 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमारा जो नेशनल बम्बू मिशन है, यानी कि राष्ट्रीय बाँस मिशन, इसका सीधा-सीधा तात्पर्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाँस का उत्पादन कर सकें, क्योंकि बाँस से आगे चलकर क्या बनाया जाता है? बाँस हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बाकी पेपर इंडस्ट्री में काम आता है और तमाम तरीके की जगहों पर इसका काम होता है। और आइसक्रीम जो बनती है, आइसक्रीम की जो डंडी होती है, जो हमारी लकड़ी के चम्मच होते हैं, जो काँटे होते हैं, ये सभी चीज़ें बम्बू से बनाई जाती हैं। तो इसका जो नेशनल बम्बू मिशन है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था सन 2006 और 7 में। कब हुआ था? सन 2006 और 7 में। इसके अलावा हमारा जो अगला स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है, ये लॉन्च हुआ था हमारा, कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2007 में। तो अगर आप इसको देखोगे, तो सबसे पहले तो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि 2 स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर 2 आपको पहले मिल रहा है और यहाँ पर 2 पहले मिल रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा 6 और 7 यानी बम्बू मिशन आ गया। तो 2 के बाद 3 होना चाहिए। 2 के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 के बाद 1 है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। ये जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड है, इसको बाद में मर्ज कर दिया गया था। ऑयल को, पल्सेस को, ऑयल पाम को और एक तरीका का और था। उन सभी को मर्ज करके एक नई स्कीम बनाई गई थी। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में पूछा भी था। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड था, इसको कब लॉन्च किया गया था जिससे इंडिया में ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और हम जो विदेशों से ऑयल मंगाते हैं वो कम हो जाए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 1982, 1985, 1986 और 1989।
तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बोले तो 1986 ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड था, इसको लॉन्च किया गया था 1986 में, और इसका जो प्राइमरी मोटिव था, इसका प्राइमरी मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि भारत के लोग तला भुना ज़्यादा खाते हैं, हम तेल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। और तेल का कंजम्पशन जब हम ज़्यादा करेंगे तो हमें तेल का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम विदेशों से वही पाल्म ऑयल मंगाएंगे, खाएंगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा और मरेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। इसमें तमाम तरीके की साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट करे गए, किसानों को नई नई तकनीकें दी गई, नई नई वेराइटीज डेवलप करी गई कि जिससे हम ऑयल सीड के प्रोडक्शन में, तिलहनी जो फसलें हैं उसके प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर बन पाए। और ये जो हमारा है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, ये इसी का मेजर रोल था जो हमारा येलो रिवोल्यूशन हुआ था ना, येलो रिवोल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं, पीली क्रांति, येलो येलो रिवोल्यूशन जिसको क्या कहते हैं, पीली क्रांति, ये हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन से ही संबंधित होता है। तो जब ये टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड स्टार्ट हुआ था, तो इसी की वजह से 1986 के बाद हमारा येलो रिवोल्यूशन आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित होता है, ऑयल सीड से संबंधित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये अगला हमारा क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको दो चीजें दी गई हैं, एक को हम कहते हैं अधिकथन, मतलब कोई बात कही जाती है, और दूसरा उसका कारण दिया जाता है। तो आपको इन दोनों को पढ़ के और यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें से सेलेक्ट करके बताना होता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए। तो देखते हैं हमारा असर्शन क्या है। असर्शन है द नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जिसको NRAA कहा जाता है, ये स्टेब्लिश हुआ था 2006। क्या ये कथन सत्य है कि नहीं सत्य है, पहले तो इसको समझ लो। दूसरा है इट was created to provide a specialized focus on rainfed farming which cover a large part of India's net zone area। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो स्टेब्लिश करी गई थी 2006 में, उसका सीधा सीधा काम ये था कि भारत में रेनफेड फार्मिंग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो एरियाज हैं वहाँ रेनफेड कल्टीवेशन ही हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास सिंचाई के प्रॉपर तरीके से साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे एरिया में हम किस तरीके से खेती करें कि वहाँ के जो किसान हैं वो खेती में आत्मनिर्भर बन सके। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। अगला है both A and R are true but reason is not the correct explanation of A। अगला है A is true but R is false, assertion is false but reason is true। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो रेनफेड नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो था ये 2006 में ही लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो ये रीजन दिया गया है, यानी कि इसको क्रिएट किया गया था, इसको बनाया गया था जिससे हम रेनफेड फार्मिंग को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएं, भारत में जो रेनफेड फार्मिंग है उसको बढ़ा पाएं। तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2006 में। 2006 में कब, इसको नवंबर 3 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि भारत में जो 60% जो नेट सोन एरिया है, अगर हम बात करें भारत में जो नेट सोन एरिया है भारत का, तो 60% जो हमारा नेट सोन एरिया है वो कैसा है, वो रेनफेड फार्मिंग का ही है, यानी कि हम वहां पर रेनफेड फार्मिंग ही कर सकते हैं। यानी कि 60% हमारा एरिया ऐसा है भारत का जहां पर हम खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हम वहां पर केवल और केवल वर्षा आधारित खेती ही कर सकते हैं। तो इसी चीज को वहां पर इम्प्रूव करने के लिए कि ऐसे एरिया में जहां पर ड्रॉट ज्यादा रहता है, ड्रॉट वाली जो एरिया है, शुष्क वाले एरिया है जहां पर बरसात कम होती है, बोले तो जैसे हमारा राजस्थान के ज्यादातर जो क्षेत्र आता है, वहां पर हम किस तरीके से वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, पानी की कमी में हम किस तरीके से खेती करें, इसके लिए नेशनल रेनफोर्ड अथॉरिटी एरिया अथॉरिटी NRAA लॉन्च किया गया था 2006 में 3 नवंबर को। समझ गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन व्हिच मंथ द ईयर वॉज इन व्हिच मंथ एंड ईयर वॉज द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, मई 2005 में, मई 2007 में, जुलाई 2006 में, या फिर अप्रैल 2004 में। तो इनको आप ध्यान से देखो और ध्यान से देख के बताओ कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा। मैं आपको बताता हूँ, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2007 में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो था, इसका प्राइमरी एम जो हुआ करता था, इसका प्राइमरी एम था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें कम से कम 4% की जो एनुअल ग्रोथ है हमारी, एनुअल ग्रोथ, इसको कम से कम हम अचीव कर पाएँ, क्योंकि धीरे-धीरे जो हमारा जीडीपी है वो बढ़ती जा रही थी और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा था और हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और इसका जो प्राइमरी एम हुआ करता था कि कृषि का जो हमारा जीडीपी है, यानी कि सॉरी, जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जीडीपी नहीं, एनुअल जो ग्रोथ रेट है कृषि का, वो 4% होना चाहिए। यानी कि अगर 4, आज हमारा 100 का प्रोडक्शन हो रहा है तो आगे चलकर हमारा 104 का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यानी कि इस तरीके से हमारा 4% एनुअल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में होना चाहिए। इसी का प्राइमरी एम हुआ करता था इस स्कीम का, जो कि अगस्त 2007 में लॉन्च हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो है द नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, जिसको NAIP बोलते हैं, व्हिच फोकस ऑन मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप एंड मार्केट लीड रिसर्च वाज लॉन्च्ड विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम। ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन जो प्रोजेक्ट था, इसमें ढेर सारे लोग काम करते थे, मतलब ढेर सारी संस्था इसमें थी। उन ढेर सारी संस्थाओं में से ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, मतलब पैसा इसमें किसका लगा था? तो इसमें आपके ऑप्शन है नाबार्ड का, वर्ल्ड बैंक का, या फिर FAO का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर हमारा रॉकफेलर फाउंडेशन का। तो इसमें से आपको देखना है और बताना है कि इसमें नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन जो प्रोजेक्ट था, इसको फाइनेंस किसने किया था? तो इसको जो फाइनेंसर हुआ करता था, इसका फाइनेंसर था हमारा क्या? इसका जो फाइनेंसर हुआ करता था, ये हमारा हुआ करता था वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2006 में। और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको जो लॉन्च करने का श्रेय जाता है वो ICAR को जाता है। यानी कि इसमें ICAR ने इसको लॉन्च किया था। कैसे इसको काम करना है, मतलब इसकी जो वर्किंग था, वो काम करने वाला कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर काम करता था हमारा ICAR। और इसको जो फाइनेंस करने का काम था, उस किसने किया था? वो किया था हमारे वर्ल्ड बैंक ने। इसका रीजन क्या था? इसका सीधा-सीधा जो कारण था एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट का, मतलब इसका जो मोटिव था, इसका मोटिव सीधा-सीधा ये था कि जो हमारे पब्लिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर एग्रीकल्चर में रिसर्च होती है, इसके साथ-साथ जो हमारे फार्मर हैं और इसके साथ-साथ जो प्राइवेट सेक्टर के जो कुछ प्लेयर्स हैं, इनको किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट हम दें, जिससे आगे आने वाले समय में नई-नई वैराइटीज़ और नए-नए तरीके इजाद किए जा सके हमारे कृषि में। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स, जिसको NASC कहते हैं, इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस जो कॉम्प्लेक्स था, ये इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1996 में, 1999 में, 2004 में, या फिर 2006 में? तो हमारा इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोले तो 2004 में, 2004 में नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। ये जो था, ये कहाँ पर था? नई दिल्ली में था। और नई दिल्ली में कहाँ पे था? ये पूसा में हुआ करता था। ठीक, पूसा जो नई दिल्ली है, वहां पर ये हुआ करता था। इसमें क्या-क्या था? इसमें एक तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। इसके अलावा एक यहाँ पर बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी थी, जहाँ पर ढेर सारी किताबें हुआ करती थी। और इसके अलावा इसमें एक कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी हुआ करती थी, एक कॉन्फ्रेंस वाली फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई थी, जिससे कि ये जो एग्रीकल्चरल जो पॉलिसीज हैं और एग्रीकल्चर के जो डिस्कशन होते हैं इंडिया में, उसको एक सेंट्रल हब मिल सके, यानी कि एक ही जगह पर आकर सब लोग जो एग्रीकल्चर में जो इनोवेशन हो रहे हैं, उस पर अपनी जानकारी का आदान-प्रदान कर सकें। और इसके अलावा जो भी हमारे डिफरेंट टाइप की जो एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रही हैं, उनसे जो पब्लिकेशन आ रहे हैं, जो बुक्स आ रही हैं, इन सब का एक लाइब्रेरी बनाया जाए, जो कि वहाँ पर एक विकिपीडिया टाइप का हो जाए। तो इसको कहा जाता है नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमारा पूसा नई दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था सन 2004 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन बेस वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है असर्शन में, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1998-99, यानी कि 1998-99 में
किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। रीजन क्या है? इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबी गुप्ता कमेटी, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड आरबी गुप्ता कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद लॉन्च किया गया था। आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ो और बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमको समझ में आएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसको केसीसी स्कीम बोलते हैं, जिसमें किसान अपने बैंक से, जहां से केसीसी होता है, वहां से किसी भी टाइम जब बैंक खुला हो जाए अपना पैसा निकाल ले। उसको एक कार्ड भी दिया जाता है, एटीएम कार्ड जैसा होता है, उससे किसान अपना पैसा निकाल सकता है और बाद में बहुत माइन्यूट से उसमें इंटरेस्ट रेट किसान को पे करना पड़ता है, जिससे किसान को अपनी खेती करने के लिए कहीं किसी दूसरे जाके लाला के यहाँ से या किसी दूसरे यहाँ से जाके हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे उधार नहीं लेने पड़ते। किसान अपनी खेती के लिए जो पूंजी लगाना है उसको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कायदे से निकाल के बैंक से लेके खेती कर ले और जब अपनी फसल बेचे तो बैंक को वापस कर दे। ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो था, इसका प्राइमरी मोटिव हुआ करता था। तो इसको जो लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था आरबी गुप्ता कमेटी के द्वारा, यानी कि आरबी गुप्ता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 और 99 में शुरू हुआ था। बोले तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। अब इसमें हम ध्यान से समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जो हमारा ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये कौन कौन देता है? केसीसी एक तो हमारे कॉमर्शियल जो बैंक है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जो हमारे जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, आईडीबीआई है, इस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तमाम हमारे जो ये नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, इनमें केसीसी की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है, जैसे राजस्थान ग्रामीण बैंक है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इस तरीके से पंजाब ग्रामीण बैंक है, इस तरीके से तमाम जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जैसे पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से जो तमाम ग्रामीण बैंक है, ये भी हमारी केसीसी की फैसिलिटी देते हैं। और हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, ये भी केसीसी की फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और हमारे कोऑपरेटिव बैंक। ये तीनों बैंक हमको केसीसी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल? बोले तो डीजी ऑफ आईसीआर। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को पूछा भी है, एक बार फिर से पूछता हूँ। इसमें एक चीज और ऐड किया गया है कि इन्होंने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था। इन्होंने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च जो प्रोजेक्ट था, इसको स्टार्ट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा फर्स्ट डीजी कौन था। तो फर्स्ट डीजी हमारे डॉक्टर बीपी पाल साहब ही थे। इन्होंने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट जो हम बात करें, तो सबसे पहले जब ये डीजी बने थे, कब बने थे ये? 1965 में इनको डीजी बनाया गया था और इन्होंने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया था। और ये जब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद फिर हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति, ये स्टार्ट हुई थी। अब इसमें आप ध्यान से समझोगे कि एक तो हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1965-66 के आसपास में। इसके अलावा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। हमारी जो गेहूं की वैरायटीज थी, वो भी कई अच्छी-अच्छी वैरायटीज डेवलप हुई थी, सोनरा 63-64 करके सोनालिका टाइप की जो वैरायटी थी। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, कोई एक वजह से नहीं हुई थी। जैसे भारत में जो 1857 की क्रांति की जो पहली गोली मंगल पांडे जी ने चलाई थी, तो ऐसा नहीं था कि केवल उन्हीं की वजह से हुआ था हरित, मतलब आजादी की शुरुआत। उसके तमाम और कारण थे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ता गया और जब मंगल पांडे ने गोली चलाई तो उसके बाद धीरे-धीरे विद्रोह बहुत तेज हो गया। तो वो बिल्कुल स्ट्राइक वाला पॉइंट था, यानी कि इसके बाद अब विद्रोह बहुत तेज हो गया। तो इसी तरीके से भारत में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि मतलब कोई एक चीज़ थी उसे चुटकी बजाई या कोई ताला था उसको खोल दिया, बस ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कमरे में बंद था वो बाहर निकल के आके फैल गया, ऐसा नहीं था। उसी समय पर पैरेलली ढेर सारे काम हो रहे थे। जो ब्रीडर थे वो रिसर्च कर रहे थे नई वैरायटी डेवलप करने में। जो इंजीनियर थे वो ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से मैकेनाइज्ड फार्मिंग करी जाए। जो केमिकल वाले थे, जो बायोकेमिस्ट्री से थे, वो रिसर्च कर रहे थे सॉइल साइंस वाले कि किस तरीके से हम नए-नए फर्टिलाइज़र का उपयोग करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी पैरेलली काम चल रहा था।
तो ये सभी चीजें एक साथ चल रही थी, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट था। और इन्हीं सब की मदद से हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और हाई यील्डिंग वैरायटी जो प्रोग्राम था उसका प्राइमरी रोल हुआ करता था, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद फिर पूछो नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन एकाएक बढ़ने लगा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया। समझ गए? तो डायरेक्टली तो जो इन्वॉल्व था वो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, लेकिन उसको पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत ढेर सारे प्रोग्राम थे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक ही साल में हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप हो गई, ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी। उसको डेवलप करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा होगा ना, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मंथ एंड ईयर वाज अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। यानी कि गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना चलाया गया था। क्वेश्चन ये है कि अंत्योदय अन्न योजना कब चलाया गया था। अंत्योदय अन्न योजना की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2000 में, अगस्त 2007 में, अप्रैल 2004 में या फिर मई 2005, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर हम बात करें तो अंत्योदय अन्न जो योजना है ये हमारा दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। बोले तो दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता था कि जो भारत में जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाता था, 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 2 रुपए, सॉरी, दो 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या मिलता था, उनको मिलता था गेहूं, अभी मिलता है। और इसके अलावा 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उनको चावल मिलता था। क्या मिलता था? चावल। अब तो खैर भारत भारत सरकार ने गेहूं और चावल फ्री कर दिया है, तो वो तो दूसरी बात है। लगभग 80 करोड़ भारत के वासियों को फ्री में गेहूं और चावल दे रही है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर पीछे पूछा जा रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना शुरू कब हुआ था। दिसंबर 2000 में ये शुरू हुआ था। उसी को धीरे धीरे अपग्रेड करते 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 इस समय हमारी ये नई योजना चल रही है, जो कोरोना काल से फ्री में राशन बांटे जाने वाली प्रक्रिया हमारी थी वो चली जा रही है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारा सपोर्ट करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी हमारा अगर पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे जो बाएं साइड में एक आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को क्लिक करके आप डिटेल में देखिए हमारे कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ना है, इधर-उधर भटकने से बचना है, तो कोर्स ज़रूर परचेज़ करिए। बहुत नॉमिनल प्राइस में मात्र 1000 रुपए में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पूरा एग्रीकल्चर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।